कैसे हो बच्चों? ये पी ब्लॉक की थर्ड वॉल्यूम है और इस वाली केस के अंदर अपने पास डिस्कस करने के लिए एक फिजिकल प्रॉपर्टी रह जाती है इलेक्ट्रल एफिनिटी। तो उसे डिस्कस करते हैं वापस इन चारों पॉइंट्स के ऊपर। कोशिश ये करते हैं कि इसके जितने भी रीजनिंग अब तक आ रखे पी वाई क्यू के अंदर उन्हें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। तुम देखोगे इस वाली केस में एक बड़ी कमाल की चीज़ क्या है। इस वाली केस में एक बड़ी कमाल की चीज़ क्या है कि ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही और हर बार जो सेकंड एलिमेंट है वो एक्सेप्शनली बड़ा है। हर बार जो सेकंड एलिमेंट है वो एक्सेप्शनली बड़ा है। लेकिन अगर हम बॉटम की साइड पे जाए तो इसे छोड़कर कहीं भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रहे, मगर यहाँ से यहाँ पे ये 1/3 हो जा रही, लेकिन यहाँ से यहाँ ये 1/3 नहीं हो रखी है, यहाँ भी नहीं हो रखी है, यहाँ भी नहीं हो रखी है और यहाँ भी नहीं हो रखी है। इस वाली केस में कंपैरिजन इनके बीच में है। तो अगर ये कहीं पे भी 1/3 नहीं हो रही तो इसने क्या अपराध करे है, इसने क्या पाप कर रखा है कि इसकी वैल्यू इतनी कम हो रखी है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर यहाँ पे नेगेटिव दे रखी है, इसका मतलब है कि ये एक्सोथर्मिक है। यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब एक्सोथर्मिक है। नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक और पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक है। अगर पॉजिटिव दे रखे हो तो वो एंडोथर्मिक है। अगर तुम बड़े ध्यान से इस डाटा को देखो तो इस पूरे सीरीज में सिर्फ यहाँ पे है जो वैल्यू पॉजिटिव है, यानी एंडोथर्मिक है। तो जो चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेबल है वो इधर भी एप्लीकेबल है, इधर भी एप्लीकेबल है। अगर तुम कह रहे हैं यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट है तो यहाँ भी है, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ भी है, वो यहाँ भी है। हाँ, उसकी मैग्नीट्यूड का फर्क हो सकता है, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि उसकी मैग्नीट्यूड यहाँ पे मैक्सिमम है और बाकी जगहों पे कम है, ऐसा भी नहीं कह सकते। तो कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रही, अगर कर रही, तो ये चीज़ें यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। यानी कि अपना पर्पस जो अपने पास जो क्राइटेरिया है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर है क्या? आंसर ये है कि यहाँ पे बॉटम में हम जितने भी एलिमेंट पकड़ लिए, इन सब में लेड इज हैविंग मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टर। लेड इज हैविंग मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टर। अगर वो मेटल है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी कम होगी। अब ऐसी बात है कि अगर हम लेड के अंदर भी चेक करें तो Pb2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी और Pb+4 की एक्सेप्टिंग टेंडेंसी में फर्क है। Pb+4 एक अनस्टेबल है, उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, Pb2 पॉजिटिव के अंदर उसने खुद को कन्वर्ट करना है, बट द सेम इज नॉट एप्लीकेबल टू Pb2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे Pb के एक्सेप्शनल बिहेवियर के पीछे रीजन है कि इसकी मेटेलिक कैरेक्टर, और जो मेटल है उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी कम होगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। तो ये Al3 नेगेटिव के बारे में बातें कर रहे हैं। Al3 नेगेटिव, ऐसा कुछ भी हो सकता है, B3 नेगेटिव भी हो सकता, Lead2 नेगेटिव भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये सिर्फ एल्यूमिनियम के रिस्पेक्ट में नहीं, हर एक मेटल के रिस्पेक्ट में है। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है तो उन्हें फॉर्म करना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है तो उन्हें एनायन तो फॉर्म करना ही चाहिए, लेकिन होता नहीं, ये तो प्रॉब्लम है। तो स्ट्रेस इस बात के ऊपर होनी चाहिए कि एल्यूमिनियम हो या सोडियम हो, उसने एनायन बनाए क्यों नहीं। सपोज उसने एनायन बनाने की कोशिश करी, एल्यूमिनियम ने एनायन बनाने की कोशिश करी, तो अगर एल्यूमिनियम ने एनायन बनाने की कोशिश करी तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3s2 3p1। तो इसके पास दो रास्ते हैं। अगर इसने कैटायन बनाना है तो इट कैन लूज द 3 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। और अगर इसने एनायन जनरेट करने हैं तो इसे गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन करना होगा। और एक रूल है, रूल ये है कि जो EA1 है वो सिर्फ नेगेटिव हो सकता है। इसके बाद EA2, EA3, EA5 सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो EA के बारे में जो भी डिस्कशन है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर है कि पहले ही नेगेटिव है और बाकी सारे के सारे पॉजिटिव है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एल्यूमिनियम नेगेटिव ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ली। ये तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के अपोजिट है। तो सारी कहानी इस Al नेगेटिव के ऊपर है। अगर इस Al ने एक नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट कर ली, मान लो कर ली, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन हो गए 14 और प्रोटॉन कितने हैं? 13। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो वीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम इसे Al पॉजिटिव के साथ कंपेयर कर लें तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी इसके कॉम्परेटिवली ज़्यादा है। तो यहाँ पे सिर्फ EA ही फैक्टर नहीं है,
यहाँ पे फैक्टर है हाइड्रेशन और लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन प्लस लैटिस एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक वर्ड यूज कर सकते हैं कलेक्टिवली, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी भी दो तरीके की हो सकती है, काइनेटिक स्टेबिलिटी और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। मेडिकल के अंदर इसके बारे में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लगाते, लेकिन जेई के अंदर हमें यह भी देखना है कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है और हम कहाँ पे ये थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं और कहाँ पे काइनेटिक स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। अगर तुम्हें ध्यान हो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हम थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक दोनों स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ी बहुत, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है नहीं, थोड़ी बहुत डिस्कस तो जरूर करते हैं। तो तुम ये कह सकते हैं कि चाहे इसके स्टार्ट में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो, लेकिन अगर उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए तो थर्मोडायनेमिकली वो फिजिबल नहीं है, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जा रही है। मगर क्यों? इसलिए क्योंकि इसकी जो ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसके बाद भी दो फैक्टर्स आते हैं, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी के लिए पॉजिटिव चार्ज का ज़्यादा होना जरूरी है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। और ऐसे ही लैटिस एनर्जी के साथ भी है, लैटिस एनर्जी के साथ भी केटायन की जो साइज है वो कम होनी चाहिए। इस वाले केस में साइज क्या बढ़ गई। तो ये सिर्फ एल्यूमिनियम के ऊपर नहीं, यही चीज़ सोडियम के ऊपर भी है, यही चीज़ पोटेशियम के ऊपर भी है, यही चीज़ मैग्नीशियम के ऊपर भी है। तो इनमें से कोई भी नेगेटिव आयन जनरेट नहीं कर सकता, बिकॉज थर्मोडायनेमिकली दे आर अनस्टेबल। कि हर बार ये जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, ये जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, इनकी वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट से, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो थर्ड पीरियड एलिमेंट है इनकी EA1 की वैल्यू सेकेंड पीरियड एलिमेंट से ज़्यादा है। और ऐसा क्यों है? भाई इसकी लॉजिक बहुत सिंपल है। सपोज एक हाइपोथेटिकल डाटा यूज करते हैं, और ये हाइपोथेटिकल डाटा क्लोरीन और फ्लोरीन को लेकर है, हाइपोथेटिकल है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो फ्लोरीन ने क्या करा, एक बार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करी तो यहां पे अट्रैक्शन है। फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन है। यहां पे जो डाटा है वो सिंबॉलिक है, एक्चुअल डाटा यूज नहीं करा। अब सपोज फ्लोरीन की साइज कम है तो उसके ऊपर अट्रैक्शन भी काफ़ी स्ट्रांग होगी। तो मान लो कि यहाँ पे इसकी जो अट्रैक्शन है वो 300 है और अट्रैक्टिव फोर्स है तो नेगेटिव साइन लिखे। और यहाँ पे रिपल्सन भी स्ट्रांग होगी क्योंकि फ्लोरीन की साइज कम है। अगर छोटे फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा तो एक बारी जब छोटे से फ्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो जो बाकी इलेक्ट्रॉन है उसके साथ इसकी रिपल्सन भी स्ट्रांगर होनी है। अगर स्ट्रॉन्ग रिपल्सन है तो मान लो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग रिपल्सन है, अब ये पॉजिटिव है। ओवरऑल कितनी हो गई? ओवरऑल हो गई ये 150। अब यही काम क्लोरीन के साथ करके देखते। तो क्लोरीन के केस में क्या है, क्लोरीन के केस में क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा, ये अट्रैक्शन है। और ऐसा करते हुए क्योंकि उसकी जो साइज है वो फ्लोरीन के कॉम्पैरेटिवली ज़्यादा है, attractive force that is going to be exerted by chlorine on the electron is going to be lesser than 300. So for example we have taken it as 250, but the major benefit is going to be in place of repulsion. Chlorine being larger in the size, they can handle the interelectronic repulsion more effectively. This interelectronic repulsion is there. This interelectronic repulsion can be handled more easily, more comfortably, or in the more precise manner. Now this has to be lesser than 150. Let it be. This is going to be 75. Let it be. There is a dramatic reduction in the magnitude of repulsive force, and it goes up to 75. So when you count it, this is going to be 175. अब यहाँ पे जिस बात को तुम्हें कंपेयर करना है, ये 300 है, ये 250 है, कम है। यहाँ पे रिपल्सन भी कम है, 150 है, 75 है। लेकिन ओवरऑल दिस इज हैविंग स्लाइटली हायर वैल्यू देन दिस वन। और ये सिर्फ फ्लोरीन और क्लोरीन के ऊपर नहीं,
इस वाले केस में दोनों चीज़ें रिड्यूस हो जाती है, अट्रैक्टिव फोर्स भी रिड्यूस हो जाती है और रिपल्सन भी रिड्यूस हो जाती है, लेकिन जो इम्पैक्ट है वो रिपल्सिव फोर्स के ऊपर ह्यूज है और जो अट्रैक्टिव फोर्स है वहाँ पे मार्जिनल है। और इसका ही इम्पैक्ट ये है कि तुम अगर इस डाटा को एक बार फिर से देखो तो यहाँ पे 112, ये 134 थोड़ा ज़्यादा है। इस वाली केस में देखो 141, 200, 333, 349, तो यहाँ पे ये लॉजिकल है। एक एबनॉर्मल से गैप है यहाँ पे। अगर ये एक्सेप्ट करें कि नाइट्रोजन की एबनॉर्मली लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो बाजू वाली साइड पे सल्फर के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है। यहाँ पे जो तुम गैप देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, जैसे अगर हम इसे टर्म्स में लिखें तो 10 टाइम्स है। अगर हम यहाँ पे वैसे 10 टाइम्स नहीं जा सकते मगर 60 यूनिट का फ़र्क है। वैसे यहाँ पे अगर हमने करी तो 15 यूनिट के आसपास का फ़र्क है, 16 यूनिट का फ़र्क है। अगर इस वाली साइड पे लगा ली तो यहाँ पे कितने का है, 22 यूनिट्स का फ़र्क है। तो ऑब्वियस सी बात है इस पूरे जोन में ये दोनों बड़े एबनॉर्मल से हैं। एक बार 10 टाइम्स का फ़र्क है और दूसरी बार 60 यूनिट का फ़र्क है। अगर हमें लगे कि 60 यूनिट ज़्यादा नहीं है तो आजू बाजू में 20-30 यूनिट का ही गैप है, तो हमें ये एक्सेप्ट तो करना होगा पहले कि समथिंग इज रॉन्ग विथ सल्फर ऑल्सो। तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि समथिंग इज रॉन्ग विथ ऑक्सीजन ऑल्सो। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर हैविंग सब एबनॉर्मलिटी। और ये एबनॉर्मलिटी है क्या? अब होता क्या है, यहाँ पे अगर तुम कहोगे कि भाई इसके पास P3 है तो इसके पास भी P3 है, दोनों के साथ है। अगर यहाँ पे तुमने लिखा P4 है तो यहाँ पे कौन सी P5 है, इधर भी P4 है। तो ये डिफरेंस राइज कैसे हो रही है? तो इस डिफरेंस के पीछे एक सिंपल सा आंसर है। वो आंसर ये है कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट करते N2 के फॉर्म में, डाई एटॉमिक, और जो फास्फोरस है वो P4 के फॉर्म में, टेट्रा एटॉमिक। और अगर सल्फर को पकड़ ली तो S8। अब जो चीज़ एनसीईआरटी ने लिखी नहीं वो ये कि हम जब डायटोमिक गैसेस के अंदर बातें करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिर्फ और सिर्फ रिपल्सिव फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पे फैक्टर है लॉन्डन फोर्सेस, यहाँ पे फैक्टर है लार्जर साइज। तो इन सब ने ऐसा क्या करा कि इसे ये जो चीज़ें हैं, ये जो एकदम से चेंज है, ये यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे भी नहीं है, ये इस वाली साइड पे भी नहीं है, ये भी 2, ये भी 2। ये जो एबनॉर्मल बिहेवियर है ना वो सिर्फ इन दो जगहों पे है और इसलिए यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू में भी बाकियों के कॉम्पेरेटिवली ज़्यादा डिफरेंसेस है। ऐसे कैसे हो सकता? सब कुछ इसको ही मैक्सिमम क्यों करा? ये तो पार्शियलिटी है, सब कुछ इसका ही मैक्सिमम, ऐसे कैसे हो सकता? ये एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्यों है, नेगेटिव क्यों नहीं? और आंसर बहुत सिंपल है कि भाई जब इसके पास ऑलरेडी P6 इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो किसी के भी अंदर हो, ठीक है ना, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे NP6, तो ये ऑलरेडी स्टेबल है। अगर तुमने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करी, एक तो P में इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो सकती, वो बाहर जाने हैं, लेकिन अगर तुमने इलेक्ट्रॉन ऐड करी तो इट इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स, दिस इज गोइंग टू प्रमोट द रिपल्सिव फोर्स। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन करने के लिए। लेकिन वापस उस वाली सवाल पे आते हैं कि इसकी आई भी मैक्सिमम है। आई मैक्सिमम क्यों है? इसकी आई मैक्सिमम इसलिए है क्योंकि लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रही। डिस्कस क्या करा था? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में, ठीक है, मान लिया, एक्सेप्टेड। मान लिया कि इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रही तो आई भी इंक्रीज कर जा रही। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ने सच में इंक्रीज करा है देन देयर शुड बी द मिनिमम पॉसिबल साइज ऑफ एटॉमिक साइज। वहाँ तो ऐसे नहीं कर रहे, वहाँ अपोजिट कर रहे। मगर क्यों? इसलिए कह रहे कि इनर्ट गैस में हम वैन डर वाल रेडियस ले रहे हैं। इनर्ट गैस के अंदर वैन डर वाल रेडियस ले रहे हैं, वहाँ पे कोवेलेंट रेडियाई नहीं ले रहे। अगर कोवेलेंट रेडियाई मान ले, अगर हम एक हाइपोथेटिकल केस में कोवेलेंट रेडियाई डिस्कस करें तो वो इनर्ट गैस की मिनिमम होगी। अगर एक हाइपोथेटिकल केस के अंदर हम इनर्ट गैसेस की कोवेलेंट रेडियाई ले तो वो अपनी पीरियड में मिनिमम होनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने वैन डर वाल ले रखी है जो बाय डिफॉल्ट सबसे बड़ी है। वैन डर वाल में क्या है भाई, ये दो नॉन कंबाइंड एटम्स हैं, इनके बीच के डिस्टेंस का आधा, ओके। और कोवेलेंट में क्या कर रहे हैं, इन दोनों को इकट्ठा कर दी, अब इसके बीच के डिस्टेंस का हाफ ले रही है। तो अगर कोई कॉम्बिनेशन ऐसी है जहाँ पे पहले से कुछ चीज़ें पैरेलल है और जहाँ पे ऑलरेडी गैप है तो ये गैप तो ऐड ऑन करना है ना।
तो यहाँ पे इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हम जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं वहाँ पे उन्होंने फ्लैट लिख दिया कि एटॉमिक साइज बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है, मगर कौन सी साइज, किसके बारे में बात कर रहे हैं? वंडर वॉल के बारे में बातें कर रहे हैं। हमने फ्लैट में क्या करा, रेडियस के बारे में डिस्कस करी, बिना सेग्रीगेट करे कि कोवेलेंट रेडियाई के बारे में बात कर रहे हैं, आयनिक रेडियाई के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर वंडर वॉल रेडियाई के बारे में बातें कर रहे हैं। ये कुछ पुराने सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जेईई के, चीज़ें आसान है, एप्लीकेबल है। इसने पूछा भाई जो ग्रुप है, इनर्ट गैस के ग्रुप है, उसे जीरो क्यों कहती है? उसे टेक्निकली ग्रुप 18 कहना था। अगर हम 16, 17, 14, 15, 16, 17, 18 कह रहे हैं, फिर इसे जीरो ग्रुप क्यों कहते हैं? आज की डेट में तो उसे सच में 18 ग्रुप कहते हैं, लेकिन पुरानी किताबों के अंदर जीरो ग्रुप भी लिख रखा है। अब यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करते हैं। हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, और ग्रुप नंबर कौन सी है? 18। नियॉन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10, और ग्रुप नंबर कौन सी है? 18। मतलब उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन तो होनी चाहिए ना कम से कम आउटर मोस्ट सेल के अंदर में। आउटर मोस्ट की बात छोड़ दो, उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन भी इतने नहीं है। और यही चीज़ें अगर हम ऐसी चीज़ों को कर लें तो जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इन सब के ऊपर भी यही चीज़ें एप्लीकेबल है। ये जिस ग्रुप में प्लेस करे गए हैं उतनी तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। आप कह रहे हैं वैलेंस सेल के अंदर इतनी इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, उतने इलेक्ट्रॉन तो इसके पास टोटल भी नहीं है। तो ये इस जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसकी ये प्रॉब्लम है। लेकिन वापस आते कि जब हमने क्लासिफाई करा था तब भी इसे जीरो क्यों कहा था? तो उस टाइम पे ओल्ड क्लासिफिकेशन के अंदर हमने ये ग्रुप बना रखी थी, ग्रुप वाज इंडिकेटर ऑफ कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब ये कंबाइन ही नहीं करता किसी से, तो क्या करें? अगर ये कंबाइन ही नहीं करता तो क्या करें? इसकी जीरो डाल दी। एटॉमिक साइज ऑफ नोबल गैसेस इज मैक्सिमम, अभी डिस्कस करो कि हम एटॉमिक साइज इसकी क्या करते हैं? वंडर वॉल रेडियस लेते हैं, इसकी हम वंडर वॉल रेडियस लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम है। अब ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। BX3 इज नोन एंड BH3 इज नॉट नोन। तुम चाहो तो इसके बाजू में ऐसा भी लिख सकते, PCl5 इज नोन, PH5 इज नॉट। तुम्हें ऐसा लगेगा दोनों सवाल एक जैसे हैं ना, बिल्कुल अलग है। इन दोनों को एक तरीके से एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। इसे कैसे एक्सप्लेन करा? इसमें कंफ्यूजन कहां पे आती है वो समझ लो। अगर हमने BCl3, BF3, BBr3 के बारे में बात करी तो हमारे दिमाग में बाय डिफॉल्ट एक आंसर आता है बैक बॉन्डिंग। ठीक है, मान लिया। लेकिन BI3 उसके अंदर तो बैक बॉन्डिंग नहीं है। लेकिन यही कॉन्सेप्ट BI3 के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, यही कॉन्सेप्ट BI3 के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तुम ये कह सकते हैं कि बैक बॉन्डिंग के कारण ये तो बन सकते हैं, मगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन है ही नहीं किसके पास? जो बाजू का एलिमेंट है, जो बाजू का एलिमेंट है इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसने बैक बॉन्डिंग कैसे करी? जबकि यहाँ पे ये तीन चीजें हैं। ये कुछ हद तक तो सही हो सकता है, लेकिन BI3 के केस में दिस इज नॉट गोइंग टू बी द वैलिड पॉइंट, क्योंकि वहाँ पे कोई बैक बॉन्डिंग है नहीं। फिर क्या आंसर है? अगर तुम ये सोचो कि BI बॉन्ड और BH बॉन्ड, इनमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सी है, तो यहाँ पे BH बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है और BI बॉन्ड वीकर है। अगर एनर्जी के टर्म्स में देख लो तो एक अप्रॉक्स वैल्यू समझ लो कि ये 380 के अप्रॉक्स है और ये 150 के अप्रॉक्स है, मतलब आधी से भी कम। इसका ये मतलब है कि BH3 तो बनने चाहिए और BI3 नहीं बननी चाहिए, BI3 नहीं बननी चाहिए और BH3 बननी चाहिए। और हम एक्सप्लेन अपोजिट कर रहे हैं कि BH3 नहीं फॉर्म होती और BI3 फॉर्म होती है। तो आधी बातें देख के तो इसे एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। ना इसे बैक बॉन्डिंग के ऊपर प्योरली कर सकते हैं, ना इसे इस बात के ऊपर कर सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। ऑब्वियस सी बात है ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए कि जो BI3 बॉन्ड्स है या BX3 बॉन्ड्स है, इनमें जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये इन्हें स्टेबलाइज करते हैं। इसके साथ जो इसमें आयंस हैं वो पोलराइजेबल है। अगर हम I नेगेटिव की बात करें तो ये मैक्सिमम पोलराइजेबल है, फिर Br नेगेटिव, फिर Cl नेगेटिव।
प्रॉब्लम ये है कि जो पोलराइजेबल है वो तो बैक बॉन्डिंग नहीं कर रहा, और जिसके पास पोलराइजेबिलिटी की प्रॉब्लम है वो बैक बॉन्डिंग से इसे कंपनसेट कर रहा। तो सिर्फ बैक बॉन्डिंग इसका आंसर नहीं हो सकता। इसका आंसर ये भी है कि जो एनायंस है दे आर पोलराइजेबल, लेकिन BH3 के अंदर पोलराइजेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। जो H नेगेटिव है वो बिल्कुल भी पोलराइजेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है पोलराइजेबिलिटी के अंदर, ना कि बैक बॉन्डिंग के अंदर। अब वापस उस वाली सवाल पे आते हैं कि क्या इसी तरीके से PCl5 और PH5 को एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? आंसर है बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई डायमर थोड़ी बना रहे। वहाँ पे क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी थी तो BH3 ने डायमर बना लिया, लेकिन जो BX3 है BCl3 उसने डायमर नहीं बनाई। यहाँ पे तो सवाल ही डायमर का नहीं है। यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि ये P2Cl10 में एग्जिस्ट करता और ये P2H5 में, P2H10 में, ऐसा बोला ही नहीं। तो यहाँ पे क्या लॉजिक है? यहाँ पे लॉजिक थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से मिलती है। क्या भाई? तो अगर तुमने इस तरीके से इसे बनाया, ये हो गए 3 इलेक्ट्रॉन किसके, P के, और यहाँ पे हो गए 2 इलेक्ट्रॉन किसके, S के, और इस वाली साइड पे वैकेंट D सबसेल है। इसने इस इलेक्ट्रॉन को पुश करा और यहाँ पे पहुंचा दी। क्यों? क्योंकि इसे 5 क्लोरीन अटैच करने, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, चौथा क्लोरीन और ये 5वां क्लोरीन। तो इस पूरी कहानी में ट्विस्ट ये है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो गए। मगर ट्रांसफर क्यों हुए? क्योंकि उनके अंदर रिपल्सन थी। किसके अंदर? ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच इतनी रिपल्सन थी कि वो इलेक्ट्रॉन आगे की साइड पे पास ऑन हो गए। ठीक है, तो अगर हमने हाइड्रोजन डाली तब क्या प्रॉब्लम है? अगर हमने हाइड्रोजन डाली तो ये जो इलेक्ट्रॉन S से D में जा रहा, ये जा ही नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन से काफ़ी कम है। जो आयोडीन है वो भी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाइड्रोजन के कॉम्पैरेटिवली ज़्यादा है। तो वो इलेक्ट्रॉन को पुश नहीं कर सकता, वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ एक्साइटेड नहीं कर सकता। अगर वो एक्साइटेड नहीं कर सकता तो इसके पास 3 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, वो 3 बॉन्ड ही बना सकता। इसलिए PH3 तो एग्जिस्ट करती ना, लेकिन PH5 एग्जिस्ट नहीं करती। तो सब्जेक्ट को हमें एनालिटिकल वे में समझना होगा, बजाय इसके कि रट्टा मारो, कुछ नोट्स लिखे उसे रट्टा मारा। तुम्हें अगली बार में ट्रैप करा जा सकता है। अगर तुमने रट्टा मार के करा तो तुम्हें दूसरे सवाल के अंदर ट्रैप करा जा सकता है। ये बहुत ही कॉमन सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। इसने कहा ग्रेफाइट के अंदर और कार्बन कार्बन बॉन्ड डायमंड के अंदर अलग है। अगर तुम उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे जाओ तो तुम शायद थोड़े कंफ्यूज हो सकते, मगर इसमें आंसर इस बात के ऊपर है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। हमें पता है कि जहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वहाँ पे कार्बन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, किसके कॉम्पैरेटिवली, जहाँ पे कार्बन कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पे कोई विजिबल आंसर एटॉमिक साइज आयनिक साइज के अंदर नहीं है। यहाँ पे जो विजिबिलिटी है, आंसर की जो विजिबिलिटी है वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर में है। 2 टॉपिक एक साथ कैसे लिंक करे जाते हैं वो इसके एग्जाम्पल है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।